नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मदनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। आजकल आप मोदी सरकार के बिल्कुल भक्त बन गए लगता है। क्या हो गया, क्या जादू फेर दिया मोदी ने? मैं भक्त बन गया या आपने भक्त बनाने की जो है वो ठान लिया? नहीं, आपका 26 मई को रेजोल्यूशन पास हुआ कि मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, उनको ये सब तो पास अभी नहीं किया। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, देश की जनता की वोट देने वाली मेजोरिटी ने उनको मौका दिया है काम करने का। अब अगर किसी को मौका मिला है काम करने का तो उसके काम को देखे बगैर आंख बंद करके विरोध की नियत से सिर्फ विरोधी बन जाया जाए, ये ना तो ये दोस्ती होगी इस देश की अवाम के साथ, ना ही यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके साथ, और ना ही अपनी कम्युनिटी के साथ इंसाफ होगा। ये तो बहुत नाइंसाफी की बात है। 1 महीने से सरकार में आपको क्या लगा? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। 1 महीने में क्या पता चलेगा? अभी तो हनीमून पीरियड भी ओवर नहीं हुआ। पिछली सरकार में जैसे था कि कम्युनल वायलेंस बिल आना था, कन्वर्जन के ऊपर जो आता, वो तो अब आएगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं आएगा? अब अपनी बात कहेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे सरकार को कि इसके आने से क्या लाभ है। अगर वो कहेंगे कि लाभ नहीं है तो हम कहेंगे दूसरा बताइए, दूसरा क्या लेके आ रहे हैं। अगर वो कोई दूसरी उससे अच्छी चीज ले आते हैं तो हम उसको सर आंखों पे रखेंगे। नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल जो वायलेंस है इसकी जरूरत क्या है? इतने लॉ बहुत है हमारे देश के अंदर, एक लॉ और बना दीजिए आप। हाँ, आज के लॉ के अंदर भी जिसको मर्जी जो मर्जी पकड़ के अगर उसके ऊपर आप डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स रख सकते हैं, उसके ऊपर बाकी रूल भी रख सकते हैं। तो आपको लगता है जरूरत क्या थी? पॉलिटिकल मूव नहीं था जो पीछे यूपीए सरकार का? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। ये तो हम लोगों की पुरानी डिमांड है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कम्युनल वायलेंस करने वालों और कम्युनल हेट, नफरत फैलाने वालों को डिमांड है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कम्युनल वायलेंस करने वालों और कम्युनल हेट, नफरत फैलाने वालों को, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। पर इस बिल से तो ऐसा लगता है कि एक साइडेड है ये। ना, ये नहीं होना चाहिए, सबके लिए पढ़ा है ना बिल? उस बिल के अंदर तो सिर्फ मेजोरिटी के ऊपर सारा का सारा लगता है उस इंटरप्रिटेशन से। उस इंटरप्रिटेशन से सारा नहीं लगता, लेकिन ये हमने बात कही थी बार बार शुरू में ही कि जिन लोगों को इसके जिस हिस्से पर ऑब्जेक्शन, एक इसका पार्ट है जो अपना फेडरल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है फेडरल, तो स्टेट के लोगों का ये कहना है कि ये अफेक्टेड होता है। तो हमने कहा ऐसी क्लॉज जितनी है जिससे फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्टेड होने की संभावना है उसको निकाल दिया जाए। दूसरा यही था जो आप कह रहे हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी का इशू। तो हमने कहा कि ये जो भी कम्युनल वायलेंस से अफेक्टेड हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके लिए होना चाहिए। तो आपका कहना यह है मोदी साहब कि ये बिल जिस तरह से आया गया है उसके अंदर परिवर्तन होने चाहिए। हाँ, अगर देखिए, इस कानून को बनाने के लिए जो परिवर्तन सबकी सहमति से अगर आ जाए ये तो आपकी सहमति पूछ रहा हूँ। मेरी भी सहमति इसी में है कि सब लोगों की सहमति से या अक्सर लोगों की कुछ क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर झगड़ा, जिसके ऊपर एतराज है, खुद बीजेपी को एतराज है। मोदी सरकार उसको लाना नहीं चाहेगी, उसको बदलना चाहेगी। हाँ, उसको बदल के लाए, हम तैयार हैं। हमें कुछ बिल की जरूरत है आपको लगता है? मैं ऐसा समझता हूँ, लेकिन अगर इससे अच्छी कोई चीज ले आती है सरकार तो हम उसको सर आंखों पर रखेंगे। भाई, हमारी समझ से एक चीज है, आपको लगता है सर मुझे जरा सा कहने दीजिए। हमें लगता है कि कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं हैं और लोगों को, नफरत फैलाने वालों को, एक नंबर 2 पर जो अफसरान रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के, उनको सजा देने के प्रोविजन नहीं है इसके अंदर, और भी कुछ 2-3 प्रोविजन चाहिए। तो अब हो क्या रहा है कि हम ये कहते हैं कि ये चीज आनी चाहिए, आप ये कहते हैं कि इसमें ये अमेंडमेंट होगा तो ला सकते हैं। हम कहते हैं मोस्टली आपने कहा अपने रेजोल्यूशन के अंदर ना, गवर्नर्स विदाउट एनी पार्शियलिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन जो आपने वर्ड किया, मतलब क्या है? आपने जो रेजोल्यूशन में कहा 26 मई को जैसे आपने स्पीच दी उसके अंदर कहा गवर्नर मोदी साहब की विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेशन? आपको लगता है सरकार में डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी के खिलाफ? हाँ, होती है, पहले तो होती रही हमेशा। जहां जहां मौका मिला है लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है, बहुत लंबी शिकायत है डिस्क्रिमिनेशन की।
और नहीं, किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हुई? जैसे बहुत तरह की है। मैं आपको लगता है मुसलमान भाइयों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां भी? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम मुसलमान की बात जब करते हैं उसका मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते बल्कि देश होता है। और आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन की बात, जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तब भी सिर्फ मुसलमान की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, होता रहा है। गरीब आदमी है, दलित है, गरीब आदमी है, बिल्कुल सही है, के साधन नहीं है, वीआईपी नहीं है। अलबत्ता मुसलमान के साथ ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि मुसलमान होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। नहीं, कई लोग ये कहना जम्मू और कश्मीर के साथ अकलियत के साथ होता है, जो मुसलमान नहीं है उनके साथ होता है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं तो वहां भी उनसे कानून पास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप उस कानून के लिए जिस लड़ाई को मुझसे कहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तो कश्मीर जो लॉ हिंदुस्तान ने पास है वो कश्मीर के ऊपर भी लागू होना चाहिए फिर? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो जो लोग सब सारे देश में होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जहां जो माइनॉरिटी, एक तो ये कि मैं मुसलमान के बारे में लीगल तौर पर तो जो भी हो, मैं मुसलमान को इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी समझता हूं। इसका मतलब मैं क्या ये पूछ सकता हूं आपको कि ये रिजर्वेशन की जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को, दलितों को रिजर्वेशन दे दो, उससे खुश हो जाएंगे, उससे फायदा तो होता नहीं गरीब आदमी को। देखिए, ये कहना तो रिजर्वेशन क्यों नहीं आप कहते कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमारे को, तो डेवलपमेंट। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से फायदा नहीं होता, अपने आप में ये बात सही है लेकिन गलत भी है, कई लिहाज से सही है। रिजर्वेशन गरीब के लिए होना चाहिए, हिंदू या मुसलमान की exactly, होना चाहिए। वाह, शानदार बात कह दी आपने। बस इसी बात पर अड़ जाइए। जो गरीब हो समाजी तौर पर, इकोनॉमिकली एंड सोशली, बल्कि यूं कहूं सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, जो भी बैकवर्ड हो उसको उस बैकवर्डनेस की बेस पर रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। के बेस पे नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, न किसी को हिंदू के नाम पर न किसी को मुसलमान के नाम पर। उसकी बैकवर्डनेस की, बस इसी बात पे बस रुक जाइए। क्राइटेरिया होना चाहिए एकदम, बस आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए। सोशल, देखिए सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो दिया गया है वो, उसके सोशल भी है, बैकवर्ड सोशल और इकोनॉमिकल। ब्राह्मण भी सोशल बैकवर्डनेस में होते हैं कई जगह पर। आप कर लीजिए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम इसके लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो आपने अभी तक कभी ना बार बार कहा है, कई मरतबा कहा है, बाई चांस आपके सामने नहीं बात आई होगी। मैं कहता हूं इस बात को, या तो सबका खत्म कर दो और इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर कर दीजिए। स्टेटमेंट आप जमीयत की तरफ से मेमोरेंडम क्यों नहीं देते सारी सरकारों को कि आप बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, आर्थिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन करिए, खत्म करिए। हम नहीं चाहते, हम कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने किया 4% मुसलमानों को दे दो, 5। जो रिजोल्यूशन हमारा पास हो रहा है वो यही हो रहा है बार बार। हम कहते हैं साहब ये धर्म की बुनियाद पर क्यों दिया जा रहा है, इसको बंद कर दीजिए और किसी को धर्म की बुनियाद पर मत दीजिए। जब एकता की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, एक तरफ सिविल कोड की बात भी आती है कई बार। एक बड़ा पुराना धंधा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सब सारे देश के ऊपर लागू क्यों नहीं हो? एक देश के अंदर रहते हैं, कानून हो, अपने जो रिलीजियस है वो अपने अपने करिए, जो भी करना है, जो भी आपके रिलीजियस तरीके की कोई किसी। अच्छा, कौन सा कानून है जो यूनिफॉर्म नहीं है? कौन सा है? कई चीजें हैं, बताइए। नहीं, आपका पर्सनल लॉ जो है अलग से है। क्या चीज है उसमें? कितनी चीजें उस पर्सनल लॉ में, कितनी चीजें इंक्लूड होती है? मल्टीपल शादियां हो सकती हैं बस। और दूसरा, उसका तलाक बड़ा ईजी है आपके यहाँ। अच्छा चलिए, 2 हो गए। तीसरा दो चलो इसी पे 2 पे बात हो जाती है। नहीं, इसी 2 पे क्यों? तीसरा तो बता दीजिए सर। यही 2 चीजें हैं, तीसरा और कुछ नहीं है। मजाक की बात है, मेरे को भी परमिशन दिलवा दो कि 2-4 शादी अगर। एग्जैक्टली, हाथ मिलाइए, इसी बात पे हाथ मिलाइए ना भाई। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लीजिए। क्या? इसी को बना लीजिए यूनिफॉर्म को भी कर दो आप, 4 शादियां करना, आप अपना हक नहीं छोड़ेंगे। अरे हक क्यों भैया? आप जब आप एक बात तो कह रहे हैं कि हक नहीं छोड़ेंगे, भैया आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप करना चाहे करिए, आपको प्रॉब्लम क्या है? 3 बार कह दे तलाक और तलाक हो जाए बेचारी औरत की, एम्पावरमेंट कैसे होगी? एम्पावरमेंट आप अब तलाक के लिए देख लीजिए, सोसाइटी है एक मुस्लिम सोसाइटी, देखिए इसको सर्वे कर लीजिए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी सुन लीजिए थोड़ी सी। मैं सुन रहा हूँ, मैं सर जो आपको सुविधा। सर आप तो अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैं एक बात कहता हूं आपसे, आप सर्वे कर लीजिए। एक है मुस्लिम सोसाइटी, एक है नॉन मुस्लिम सोसाइटी। दोनों सोसाइटियों का आप सर्वे कर लीजिए। तलाक की परसेंटेज सोसाइटी में कहां से आता है, परसेंटेज में देख लीजिए ईमानदारी से। अच्छा, एक से ज्यादा नॉन मुस्लिम सोसाइटी में तलाक की परसेंटेज ज्यादा है इसलिए हमारे को हमारा कानून रहने दीजिए। नहीं,
हम ये कहते हैं, नहीं जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं आपके यहाँ इजी नहीं है, यानी हमारे देश में जो एक कानून है जिसको आप यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं कि भाई आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आसान क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ताकि तलाक कम हो। वो महिलाओं के पूरे देखिए आप जो हैं वो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों को समझा कर दिखाने की कोशिश। कश्मीर के ऊपर 370 हटाने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर 370 हटने से फायदा ही होगा देश में या नुकसान होगा? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना मदनी से। अब कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे बार बार, परंतु बाकी तलाक का आप कहते हैं कि आप तलाक हमारी, देखिए ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। तलाक आसान नहीं है, बिल्कुल ही उसका मिसयूज हो जाता है। जैसे आपने किसी को हथियार वाला गन दे दी, राइफल दे दी, अब उसने चला करके किसी को मुझे मार दिया, तो उसकी वजह से हथियार के लाइसेंस देने बंद नहीं किए जाएंगे। उसका एक सिस्टम है, कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज कर लेते हैं उसका हक का, लेकिन वो बहुत मुश्किल हक है, आसान हक नहीं है। आसान हक नहीं है तलाक देना। सिविल कोड आपको लगता है शरीयत के कानून के खिलाफ है, उसको नहीं लागू कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये देखना पड़ेगा कॉमन सिविल कोड क्या ला रहे हैं। अगर वो सबके लिए 4 जो है अभी कॉमन सिविल कोड लिखा हुआ है, हाँ, तो उसको क्यों नहीं मानते? कौन सा कॉमन सिविल कोड है? अभी तो कोई कॉमन सिविल कोड नहीं, हिंदू लॉ अलग है और ये लॉ अलग है। सब वो सिविल कोड क्या ला रहे हैं? अगर वो सबके लिए 4 जो है अभी कॉमन सिविल कोड लिखा हुआ है, हाँ, तो उसको क्यों नहीं मानते? कौन सा कॉमन सिविल कोड है? अभी तो कोई कॉमन सिविल कोड नहीं, हिंदू लॉ अलग है और ये लॉ अलग है। सब वो हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट, हाँ, उसके अंदर जो आता है, अब वो उसके अंदर तो सारे जैन भी उसको अप्लाई करते हैं, सिख भी करते हैं, सारे करते हैं सिवाय मुस्लिम्स के। बात यह है कि जितनी चीजें, जो चीज अलग करी गई है, उस चीज से देश को, सोसाइटी को, सोसाइटी का दूसरा हिस्सा यानी सोसाइटी के मुसलमान को या जो नॉन मुस्लिम है, उनमें से किसी के हक पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जहां अफेक्ट हो रहा है वहां हमें बताइए। एक लगता है दो किस्म के सिटीजन है यहाँ, एक अलग फैसिलिटी है, आप चाहते नहीं उसमें, पर इसका मतलब दूसरा भी हो सकता है, सीआरपीसी में अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाए? जो सजा शरीयत में हाथ पैर काटने की वहां मिलती है, उसको भी आप कर लीजिए। हम तो यही कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल के लिए, देखिए आजकल कितना जबरदस्त मसला रेप वगैरह जो हो रहे हैं वगैरह का, हम कहते हैं क्राइम कंट्रोल के लिए अगर सख्त सजा का प्रोविजन नहीं होगा तो क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। सोसाइटी में अमन रखना सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज। आप कहते हैं शरीयत लॉ जो है क्राइम के ऊपर लागू कर दें, जो रेप करे उसको गोली से उड़ा दो या हाथ सिर काट दो, यही है ना वहां? तो हम ये कहते हैं कि पर शरीयत में है कि नहीं? अगर वहां रेप किया जाता है, आपके कानून में जो है उसको मार दिया जाता है, मार जाएगा, बिल्कुल सजाए मौत है, सजाए मौत है, और गोली से मार के मार दिया और उसको सजाए। देखिए सजाए मौत का तरीका क्या होगा, ये डिफरेंट है, अलग अलग जो अभी तक है वो लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा हुआ है शरीयत में? क्या लिखा, मैं ये पूछा उसका लिखा, उसके अलग अलग तरीके हैं अलग अलग सजा के लिए। सऊदी में क्या होता है? मेरा कहना, देखिए सजा की डिटेल में जाने के बजाय इलिसिट रिलेशनशिप में वहां भी सजाए मौत है। हाँ, मैं कहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी में भी मुसलमानों के लिए अलग कर दिया जाए, तो हमें कोई हर्ज नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि रेप की सजा सजाए मौत मार करके जैसे बाकी शरीयत में होती है यहाँ लागू कर दी जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रेप की सजा, रेप जो है इसलिए होते हैं क्योंकि सजा हमारे यहाँ कमजोर है, कमजोर है, बिल्कुल ये सिस्टम की कमजोरी की बात है कि हमने सजा का ठीक नहीं रखा। सख्त सजा होनी चाहिए उसके लिए और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कश्मीर के ऊपर 370 हटाने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर 370 हटने से फायदा ही होगा देश में या नुकसान होगा? इन प्रिंसिपल मैं ऐसा समझता हूं कि कश्मीर का इशू जो है वो उलझा हुआ इशू है, उसको आसानी से हम ये कहते हटा देना चाहिए, ये उचित नहीं हो। 370 क्यों है? मैं आज तक मैंने सबसे पूछ लिया कि 370 से क्या फायदा है, कोई मेरे को एक तो जवाब नहीं मिला। आज भी बता दीजिए आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर कश्मीरियों को राजी करके आप हटा लीजिए। हाँ, नहीं मतलब उसमें आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि फायदा क्या है उसका। इसके रखने में कई एक नुकसान भी है कश्मीरियों। हाँ, है ना नुकसान, कई चीजें उनको बेनिफिट नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। मतलब मसलन ये है कि जो करप्शन होता है उस करप्शन के लिए सीबीआई एक्शन नहीं ले सकती, एक्शन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो डर कम है एक्शन।
और इससे आम गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है। तो चाहे सारा बदला जाए, चाहे कुछ अमेंडमेंट हो ऐसा जिससे कम से कम करप्शन जैसे केसेस में तो फेडरल 370 के ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नहीं, हमें नहीं, कश्मीरियों को। आप कश्मीरियों को जाकर के आप कैंपेन करिए ना, हम आइए। आपने हमारी हैसियत नहीं। नजमा अब्दुल्ला ने कह दिया कि आप तो माइनॉरिटी है ही नहीं। उनके कहने से क्या होता है? क्यों? मिनिस्टर है आपके माइनॉरिटी अफेयर्स की, वो उन्होंने तो उसको डिनाई किया है। फिर जैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट के माध्यम से या किसी माध्यम से मंदिर बनाने की तरफ अगर ये सरकार जाएगी तो आपका क्या रवैया रहेगा? नदी आने से पहले कपड़ा उतारने को कह रहे हैं आप? आजकल तो कपड़ा पहन के लोग नदी में आते हैं। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। क्या ये लोग मंदिर नहीं बनाएंगे? ऐसा कुछ होगा, मैं ऐसी खराब उम्मीद नहीं करता। मतलब कोर्ट का फैसला जब होगा उसको मान लेंगे? हाँ, उसको वही होगा। पर सरकार की तरफ से कोई वो होगा तब, अगर सरकार पार्लियामेंट में पास कर दे लॉ एक, अगर मगर की बात तो फिर जब ही होगी। मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि सरकार मंदिर की तरफ बढ़ेगी? हम नहीं समझते कि देश को ऐसी सिचुएशन में ये सरकार खड़ा करेगी। तो आपके हनीमून टाइम कितना देते हैं सरकार को? 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने? साल तो होना चाहिए। मतलब 1 साल तक आप इंतजार करेंगे? इतना बड़ा मुल्क है तो साल तो होना चाहिए, कम से कम साल तो। यूपी सरकार के प्रति क्या रवैया अब आपका? बहुत कमजोर शासन है। तो आपकी डिमांड से डिसमिस होनी चाहिए सरकार, तो अभी इस डिमांड पे हैं? अभी नहीं। एक बार कहा था आपने। हाँ, वो जब ऐसा कुछ अल्लाह न करे, खुदा न करे, फिर कुछ ऐसा होगा तो जरूर कहेंगे हम, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, छोटी छोटी बात पे हमेशा अगर उसको बर्खास्त करने की मांग करने लगेंगे तो हमारा भी मजाक बनेगा, उनका भी मजाक। नहीं, आपने तब मांगी थी जब मुजफ्फरनगर के बाद? वो एक बड़ा वाक़या था। इस वक्त बर्खास्त करने की कोई रीजन नहीं दिखाई देता। नहीं, मैं ये नहीं कहता ये फैसला मेरा करने से क्या होता है। नहीं, आपकी मांग क्या, आप फैसला तो नहीं करेंगे? देखिए, हम तो अपने गुस्से का इजहार करने का एक तरीका होता है। मैं तो सीधा सवाल पूछा ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस वक्त आप बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कि उचित टाइम नहीं है? बिल्कुल नहीं कर। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।